बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि आपको पता है कि हमने बुक्स की एक रिव्यूज़ की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें हम उन बुक्स को डिस्कस करते हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन बुक्स के रिव्यूज़, क्योंकि इन बुक्स को थारोली पढ़ना जब आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो लेकिन अगर इनके रिव्यूज़ को आप सुन लें तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे आपकी ओपिनियन मेकिंग के अंदर। ये ओपिनियन मेकिंग ना सिर्फ आपको सीएसएस के एसे के अंदर हेल्प करेगी या पीएमएस के एसे के अंदर हेल्प करेगी, बल्कि आपको पाकिस्तान अफेयर के अंदर हेल्प करेगी, करंट अफेयर के एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हेल्प करेगी और पॉलिटिकल साइंस के अंदर हेल्प करेगी। आज जिस किताब को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंजर। ये क्लासिक कल्ट बुक है और इसके ऑथर जो है वो दुनिया के बेहतरीन डिप्लोमेट गर्दाने जाते हैं। हेनरी किसिंजर जो है ये जर्मन अमेरिकन थे, जो नाजी जर्मनी के टाइम के अंदर जो है वो भाग के अमेरिका के अंदर चले गए। वहाँ पे इन्होंने अपना मास्टर्स और अपनी पीएचडी जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की और उसके बाद इन्होंने गेराल्ड फोर्ड और रिचर्ड निक्सन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया। इन्होंने एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के तौर के ऊपर भी काम किया। इनकी जो छाप है, इनका जो इन्फ्लुएंस है, वो आपको जो अमेरिका चाइना, अमेरिका रशिया, अमेरिका मिडल ईस्ट जो रिलेशंस हैं उन रिलेशन के ऊपर हेनरी किसिंजर की सोच की छाप आपको बड़ी गहरी नजर आएगी। वियतनाम वार जब खत्म हो रही थी तो सीज फायर की जो निगोसिएशन के अंदर भी हेनरी किसिंजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और अनडाउटेडली हेनरी किसिंजर को दुनिया का बेहतरीन डिप्लोमेट जो है फॉरेन मिनिस्टर गर्दाना जाता है। और इस हिसाब से इनकी जो किताब है वर्ल्ड ऑर्डर वो वाकई ही क्लासिकल बुक है और जितने भी एस्पिरेंट हैं ये उनके लिए एक मस्ट रीड है। आइए इसके रिव्यू को डिस्कस करते हैं। मैंने कोशिश की है कि कोई भी इस किताब का पहलू रह ना जाए और ये आपको वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से या इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से आपकी ओपिनियन मेकिंग को एक नए हॉराइजन के ऊपर लेके जाए। इसमें जब वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो हेनरी किसिंजर कहता है कि 4 वर्ल्ड ऑर्डर को वो डिस्कस करता है। एक यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर, एक चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर, एक इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर और एक अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर। इसके अंदर वो कुछ थीसिस, कुछ हाइपोथेसिस या कुछ थीसिस डेवलप करता है और फिर उस थीसिस को सपोर्ट करने के लिए, अपनी थीसिस स्टेटमेंट को या अपने आर्गुमेंट को प्रमोट करने के लिए वो सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स देते हैं। इसके अंदर जो पहला बड़ा थॉट वो डिस्कस करता है वो ये कहता है कि अ वर्ल्ड ऑर्डर इज अ सेट ऑफ आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड शुड बी एंड अ रोड मैप फॉर कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। वो ये कहता है कि वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं किसको? वो कहता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो किसी भी सिविलाइजेशन की या किसी भी रीजन की या किसी भी इलाके की या किसी भी मुल्क का एक पर्सपेक्टिव है कि दुनिया को कैसे होना चाहिए, दुनिया को कैसे नजर आना चाहिए। ये उनके कॉमन थॉट्स और उनके कॉमन बिलीव्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। वो ये कहता है कि अगर हम वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर को देखें या यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर को देखें तो यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर वेस्टफेलियन जो ट्रीटी है उसके ऊपर बेस करता है और उसके अंदर वो ये सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। अब दुनिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए और लोगों के ह्यूमन राइट्स और उनके डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं उनको गार्ड करना चाहिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं प्रिंस क्लेमेन मेटरनिक की, तो प्रिंस क्लेमेन मेटरनिक जो है, जो बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर भी थे, जो बेसिकली चांसलर भी थे ऑस्ट्रिया के, वो ये कहते थे कि अगर आप स्टेबल इंटरनेशनल रिलेशंस चाहते हैं तो आप सारे मुल्कों के इंटरेस्ट को एक्नॉलेज करें, सिर्फ अपने मुल्क के इंटरेस्ट को एक्नॉलेज ना करें। अब वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये भी है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो सिर्फ उसमें जो सिविलाइजेशंस हैं, जो नेशनैलिटीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो अपने वर्ल्ड ऑर्डर को सिर्फ अपने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखती, बल्कि वो चाहती हैं कि इसको पूरी दुनिया के अंदर रेप्लिकेट किया जाए और फिर ही कॉन्फ्रंटेशन डेवलप होती है। सेकंड जो बड़ा थॉट या बिग आइडिया, जो सेकंड बिग आइडिया हेनरी किसिंजर डिस्कस करता है, उसके अंदर वो कहता है द बैलेंस ऑफ पावर कैन बी एसेंशियल टू मेंटेन वर्ल्ड ऑर्डर। आपको पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है रियलिज्म एक थॉट है। रियलिज्म
जो है बेसिकली हेनरी किसिंजर वाज अ रियलिस्ट। ये समझते हैं कि दुनिया के अंदर जितना बेहतर बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, जितनी दुनिया मल्टीपोलर होगी, उतनी ज्यादा दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पे भी वो यही बात करता है कि कोल्ड वॉर के अंदर जब रशिया और अमेरिका आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, आपस में वो एंटेंगल थे, एक कैपिटलिस्ट फ्री वर्ल्ड को लीड कर रहा था और एक कम्युनिस्ट वर्ल्ड को लीड कर रहा था। तो कोल्ड वॉर के दौरान इनका आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन या डायरेक्ट जंग नहीं हुई। इन्होंने डायरेक्ट न्यूक्लियर या दूसरे न्यूक्स को एक दूसरे के खिलाफ यूज नहीं किया। और वो कहता है कि इसकी वजह ये थी कि ये दोनों मुल्क जो हैं वो ताकत में एक दूसरे के साथ इक्वेट करते थे, ताकत में एक दूसरे के साथ मैच करते थे, और इनको पता था कि अगर डायरेक्ट अटैक किया जाएगा तो उसका रिटर्न में उतना ही जोरदार जवाब भी दिया जाएगा। मतलब कि उनके अटैक का डायरेक्ट अटैक कुड हैव अ डेवास्टेटिंग रिजल्ट फॉर द बोथ कंट्रीज। और उस वजह से दोनों ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से, डायरेक्ट जंग से रिस्ट्रेन किया। ये बताता है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एसेंशियल है टू मेंटेन द वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर जरूरी है। तो कहता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हुई अनटिल अनलेस जो है वो रशिया है वो इंटरनली अपनी इश्यूज की वजह से कोलैप्स कर गया और कोल्ड वॉर खत्म हो गई। अब जो बिग आइडिया 3 जिसको वो डिस्कस करता है वो ये कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड ऑर्डर्स ओरिजिनेटेड इन यूरोप। अब इसमें जब वो बात करता है वो ये कहता है कि दुनिया में कोई भी वर्ल्ड ऑर्डर ऐसे नहीं आया कि जो पूरी दुनिया के ऊपर इंप्लीमेंट हो गया हो, लेकिन करीब करीब जो वर्ल्ड ऑर्डर था है वो यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर है। वो इसके अंदर जो 30 ईयर वॉर है जो यूरोप के अंदर जो है वो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान लड़ी गई 17वीं सेंचुरी के अंदर, और उसमें मिलियन ऑफ लोगों की जान गई। एक एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 80 लाख लोगों की जान गई, जिसमें प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स आपस में लड़ रहे। तो वो ये कहता है कि इस ब्लडी वॉर के अंदर द डिप्लोमेट्स ऑफ यूरोप रियलाइज्ड कि अगर हमने को एग्जिस्टेंस से रहना है, पीसफुली रहना है, एक स्टेबल इंटरनेशनल रिलेशन, एक स्टेबल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो जरूरी है कि हम दूसरे मुल्क के अपनी सॉवरेनिटी को गार्ड और प्रोटेक्ट करने के राइट को माने। जब हम इस राइट को मानेंगे तभी हम आगे जा सकेंगे। दूसरा उन्होंने कहा, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि मल्टीपल ट्रुथ्स मौजूद हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि इन मुल्कों के अंदर जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो इक्वालिटी के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ वहां पे रह सकते हैं। तो 30 ईयर वॉर के बाद ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आई 1648 के अंदर, जिसमें स्टेट सॉवरेनिटी के ऊपर बात की गई, को उसको प्रोटेक्ट करने और उसको गार्ड करने का राइट दिया गया किसी मुल्क को, राइट को रिस्पेक्ट करना सारी यूरोपियन स्टेट के ऊपर लाजिम करार दिया गया। उसके बाद वहां पे कोई बड़ी जंग नहीं हुई और वहां पे हमें ज्यादा स्टेबिलिटी और पीसफुल एनवायरनमेंट नजर आया। और इस बेसिस के ऊपर यूरोप ने फिर इस सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को और यूरोपियन वर्ल्ड ऑर्डर को कोशिश की कि इसको पूरी दुनिया के अंदर रेप्लिकेट किया जाए। तो ये हमारी जो हेनरी किसिंजर की बुक थी वर्ल्ड वॉर, उसका पहला हिस्सा था जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की। हम सेकंड हिस्से के अंदर इसके बाकी जो इम्पोर्टेंट थीसिस पॉइंट्स को लेके हेनरी किसिंजर ने इस बुक को जस्टिफाई करने की, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को जस्टिफाई करने की कोशिश की, उनके अंदर इसके बाकी पार्ट्स के अंदर बात करेंगे। अगर आप मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।